भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1947 का समय ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना होने से ही भारतीयों की भी राजनीति में भागीदारी शुरू हुई। 19वीं सदी को सुधारों की सदी माना जाता है। सामाजिक सुधार और शिक्षा में विकास, इस तरह से हमारे भारत में एक पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ जिससे अंग्रेज़ों ने खुद ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। यही कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाई। पहला फेज़ जो था वो 1885 से 1905 तक का था, दूसरा फेज़ 1905 से 1919 तक का और तीसरा फेज़ 1919 से 1947 तक का था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तीसरा चरण 1919 से 1942 तक तथा 1942 से 1947 तक में विभाजित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम ने 1885 में INC की स्थापना की, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 1888 तक के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 से बम्बई में हुआ प्रति अधिवेशन। यह अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी बने। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इसमें 434 सदस्यों ने भाग लिया। तृतीय अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की। इसमें 607 सदस्य थे। चौथी अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुई। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। इसमें 1248 सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस शब्द USA से लिया गया है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885 में हुआ। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। स्थान बॉम्बे था और संबंधित तथ्य थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। द्वितीय अधिवेशन वर्ष 1886 में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तृतीय अधिवेशन 1887 में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। छठा अधिवेशन 1889 में ही हुआ, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ, जिसके अध्यक्ष P. आनंद चार्लू थे। आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नौवां अधिवेशन 1893 में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ, जिसके अधिवेशन अध्यक्ष तेब द्वारा हुआ था। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष M.A. साइनी ने की थी। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष MC शंकरन थे। 14वां अधिवेशन 1898 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष AM बोस थे। 15वां अधिवेशन 1899 में, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष MG चंद्रावरकर थे। 16वां अधिवेशन 1901 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दिनसा ई वाचा ने किया। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 19वां अधिवेशन 1903 में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाल मोहन बोस थे। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सर वेंडी कॉटन थे। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसके अध्यक्ष राजबिहारी बोस थे। लेकिन 23वां अधिवेशन स्थगित होने पर फिर से हुआ 1908 में, जिसके अध्यक्ष राजबिहारी बोस ही थे। ठीक है। 24वां अधिवेशन 1909 में हुआ। 24वां अधिवेशन 1909 में हुआ, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। 25वां
25वां अधिवेशन 1911 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ, जिसके अध्यक्ष आर्यन थे। 28वां अधिवेशन 1913 में हुआ, जिसके अध्यक्ष नताब सैयद अहमद थे। 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। 30वां अधिवेशन 1915 में हुआ, जिसके अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। 33वां अधिवेशन 1918 में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 34वां अधिवेशन 1919 में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमत खान थे। 36वां अधिवेशन 1921 में हुआ, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास ही थे। 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जी थे। 39वां अधिवेशन 1924 में हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 41वां अधिवेशन 1926 में हुआ, जिसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास दास थे। 42वां अधिवेशन 1927 में हुआ, जिसके अध्यक्ष एस.ए. अंसारी जी थे। 43वां अधिवेशन 1928 में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 45वां अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 46वां अधिवेशन 1932 में हुआ, जिसके अध्यक्ष अमृतलाल छोड़दास सेठ थे। 47वां अधिवेशन 1933 में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्रीमती नीली सेन गुप्ता ने किया। 48वां अधिवेशन 1934 में हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 49वां अधिवेशन 1936 में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 50वां अधिवेशन होता है 1936 में ही, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 51वां अधिवेशन 1938 51वां अधिवेशन 1938 में होता है, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां अधिवेशन 1939 में होता है। 52वां अधिवेशन 1939 में होता है और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को होता है और जो 51वां और 52वां अधिवेशन होता है, 51वां अधिवेशन हरिपुरी में होता है और 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में होता है और 92वें अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 52वां अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 52वां अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 52वां अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस को ही पुनः चुना गया था, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो शेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी त्रिपुरी में। 53वां कांग्रेस अधिवेशन 1940 से 1945 के बीच में हुआ, जिसका अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आजमगढ़ में अध्यक्षता की थी। 54वां अधिवेशन 1946 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता I.B. कृपलानी ने मेरठ में की थी। 55वां अधिवेशन 1948 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने जौनपुर में इसकी अध्यक्षता की थी। जब 1899 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन बनकर आया, तब लॉर्ड कर्जन देख रहा था कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल विभाजन के बाद लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचार की भावना शुरू हुई। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहता है। भारत का वायसराय 1899 से 1905 तक था। 1905 में इसी ने बंगाल का विभाजन किया था। प्रशासन चलाने की समस्या देते हुए बंगाल को विभाजित कर दिया।
जहाँ कांग्रेस में नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, वहीं लाल बाल पाल उग्र विचारधारा के भी थे। नरमपंथी विचारधारा के लोगों को अंग्रेजों के शासन करने के तरीके पर, न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। वो प्रार्थना पत्र देकर ही अपनी मांगे मानते थे। लेकिन उग्रवादी विचारधारा के लोग कहते थे कि अंग्रेजों से अपनी मांगे मांगिए और न देने पर जोर जबरदस्ती से मनवाइए। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने का श्रेय महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक को, पंजाब में लाला लाजपत राय को और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल का नेतृत्व किया उन्होंने किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय हुआ और 16 अगस्त 1905 को यह लागू कर दिया गया कि इसी के विरोध में पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस वंदे मातरम गाकर मनाया और एक दूसरे को राखी बांधकर विरोध किया गया। और 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का नारा दिया। और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां के द्वारा ढाका में। 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ। मिल मालिकों में एक गांधी जी के मित्र थे जिनका नाम अंबालाल साराभाई थे, और इन सब ने मिल मजदूरों की प्लेग की बीमारी से प्रभावित होने के कारण 20% बोनस देने को निर्धारित किया। गांधी जी ने मिल मजदूरों की तरफ से 35% की मांग की। इस मांग की वजह से मिल मजदूरों ने हड़ताल की। 15 मार्च 1918 को खुद गांधी जी भी भूख हड़ताल पर बैठे। 1919 में अंग्रेजों द्वारा भारत रॉलेट एक्ट पारित करके भेजा गया और 1917 में ब्रिटिश न्यायाधीश की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने मिलकर भारत के लिए एक नया कानून पारित किया जो 1919 में पारित हुआ और भारत में रॉलेट एक्ट के रूप में आया। इस एक्ट के तहत अंग्रेज बिना मुकदमा चलाए किसी को भी कैद कर सकते थे। भारतीय जनता के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। 1919 का रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना कानून, बिना अपील का कानून कहा गया। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की और लोगों से भूख हड़ताल पर बैठने को कहा। इस वजह से अंग्रेजों ने गांधी जी पर पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया। अप्रैल 1919 में ही पंजाब में बैसाखी के समारोह पर सभी लोगों को इकट्ठा होना था, क्योंकि उस समय पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल हुआ करते थे। और रॉलेट एक्ट के दौरान डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं की रक्षा की मांग के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना था और वहीं जाने के लिए गांधी जी अमृतसर को तैयार हुए। और जब ये पलवल स्टेशन पहुँचे तो पलवल स्टेशन दिल्ली के हरियाणा नामक स्थान पर है। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को ही गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी अंग्रेजों द्वारा हो गई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे लोग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, वहीं पर सभी लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। वहीं पर बिना किसी सूचना के जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी, जिसमें 1000 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड और गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। जनरल डायर के द्वारा नरसंहार किया गया, इसलिए कांग्रेस का अगला अधिवेशन अमृतसर में ही हुआ। इसी घटना के दौरान चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जगह जगह पर पोस्टर चिपकाएं कि सारे के सारे सिख बंधु भाइयों आइए और इस डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर भगाइए। 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। 1920 में खिलाफत आंदोलन में भारत के मुस्लिम इस्लाम धर्म का खलीफा तुर्की के सुल्तान को ही माना करते थे। खलीफा, जो कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को ही खलीफा कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिमों को आश्वासन दिया कि हम इस प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने तुर्की को नुकसान पहुंचाया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया, जिससे मुस्लिमों ने विरोध में 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली शौकत अली थे। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया गया। दिसंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी को सौंपी गई। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा की गई। इसी वर्ष से गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 से 22 तक। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि की गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना था। भारत से अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाएगा।
स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जाएगा, विदेशी का बहिष्कार होगा, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा, अंग्रेज पदों पर से भारतीय त्यागपत्र देंगे। तो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वेल्स के राजकुमार था, का भारत में आगमन हुआ। इसी के खिलाफ लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। जब वेल्स का राजकुमार बंबई पहुंचा तो बंबई की सड़कें बिल्कुल खाली थी। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो उसी समय एक ऐसी घटना 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ, जिससे उन्हें अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा और चौरा चौरी कांड में पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी के कुछ समय बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दे दी गई। 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया और 1924 में ही कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की।